चीफ जस्टिस ने अभी 2 दिन पहले बहुत ही खरी बात कही है। एक दिन पहले चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना का कहना है कि मानवाधिकारों को सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस स्टेशनों में है। मतलब पुलिस स्टेशनों में खुलेआम मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये तो अब तक सभी सोशल एक्टिविस्ट और भुक्तभोगी कहते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि देश के राष्ट्रपति ने देश के चीफ जस्टिस ने एक सार्वजनिक मंच से खुलेआम कहा है कि मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन पुलिस स्टेशनों में होता है। यहाँ तक कि प्रभावशाली लोगों को भी टार्चर किया जाता है, सामान्य लोगों को तो किया ही जाता है। मित्रों, इस देश का सौभाग्य है कि देश को एन वी रमन्ना जैसे चीफ जस्टिस मिले हैं जो बेलाग और सत्य बोलते हैं। कोर्ट में बैठकर सत्य देखना, समझना और बोलना एक बात है, पर सार्वजनिक मंच से सत्य को स्वीकारना और अप्रिय सत्य बोलना दूसरी बात है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन जो भी सत्यम अप्रियम बोलने की क्षमता और साहस रखता है और सार्वजनिक मंच पर बोलता है, एक बात उसमें निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि वो आदमी अंतःकरण का बहुत सच्चा है और उसका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। वरना बड़े बड़े लोग मंच पर आकर सिद्धांत बगाड़ने लगते हैं, सत्य से उस जिसका कोई संबंध नहीं होता। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक इवेंट आयोजित किया था जिसमें चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जो उसके संरक्षक भी हैं, ने कहा कि भारत में कस्टडी में हत्या, टार्चर, नकली एनकाउंटर, महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनके आरोप पुलिस और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर लगते रहते हैं। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाज़ा देश में कानून के सबसे बड़े पहरेदार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यदि पुलिस स्टेशनों को मानवाधिकार का खतरा बताएं तो आप सहज समझ सकते हैं कि मामला कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं की होगी। पुलिस हिरासत में टार्चर पर उच्चतम न्यायालय का विस्तृत दिशा निर्देश डी.के. बसु मामले में सार्वजनिक डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसे सभी पुलिस थानों में लिखकर प्रदर्शित किया जाए ताकि थानों में जाने वाले लोगों को पता चले कि उनके अधिकार क्या हैं। ये कस्टोडियल टार्चर पर है, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां इनका पालन नहीं करती और इनका खुलेआम उल्लंघन करती हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना का कहना है कि कई रिपोर्ट से पता चलता है कि विशेष अधिकार प्राप्त लोगों पर भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए लोगों को संवैधानिक अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन जेल में डिस्प्ले बोर्ड और होर्डिंग लगाकर यह जानकारी देनी अच्छी कोशिश है, लेकिन अथॉरिटी को पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज के उच्च वर्ग और गरीब तबके के लिए न्याय के अवसर एक समान। यहाँ तो पुलिस जिसको चाहे जिसके घर से खुलेआम रात दिन दोपहर कभी भी घसीट के ले आए, पटक के ले आए, कान पकड़ के ले आए, बाल से खींच कर ले आए। यहाँ तक कि वकीलों तक को भी पुलिस नहीं बख्शती। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वकील को गिरफ्तार करने गए पुलिस ने, इसी तरह पुलिस किया था जिसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और सुनवाई चली थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है पुलिस को? जस्टिस रमन्ना ने कहा कि संविधान में मानवाधिकारों की रक्षा की गारंटी होने के बावजूद
उनका उल्लंघन इसलिए भी होता है कि पुलिस थानों में कानून का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहता है। थाने में किसी को लाए जाने के समय लिए गए फैसलों पर यह निर्भर करता है कि अभियुक्त भविष्य में कानून के सामने अपना बचाव कैसे करता है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार सर्वोपरि है, इसका उल्लंघन किसी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उल्लंघन होता है और इस मामले में पुलिस को और प्रशिक्षित, पीपुल्स फ्रेंडली और संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हमारे हुक्मरान ऐसा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में कई साल पहले पुलिस सुधार का आदेश दिया था और कहा था कि विवेचना पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस दोनों को अलग कर दिया जाए। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने अपने ढंग से थोड़ा बहुत क्राइम ब्रांच ये वो करके अलग कर दिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और विवेचना एक ही जो है वो क्या कहते हैं मतलब पुलिस के पास है, मतलब उसके लिए कोई विवेचना के लिए अलग से मतलब क्या कहते हैं वो अधिकारी नहीं है। नतीजा, अप्रशिक्षण के कारण तमाम विवेचनाओं में या इतने झोल छोड़ दिए जाते हैं। इसमें सुविधा शुल्क का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जो पुलिस हिरासत में और न्यायिक हिरासत में जेल में चाहे जितनी किसी आरोपी की प्रताड़ना हो जाए, लेकिन अदालत में ये मामले सिद्ध नहीं होते। अब इसमें असली अपराधी भी शामिल है और इसमें जो बेकसूर फंसाया जाता है वो भी शामिल है। पूरा कानून बेकसूरों को अनावश्यक दंड न दिए जाने के लिए बनाए गए हैं और ये बनाए गए हैं कि जो भी आरोपी पकड़ा जाए, अगर उस पर बिना संदेह के प्रमाण सिद्ध हो तभी उसको जो है दंडित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद दंड मिलता रहता है, लोग गिरफ्तार होते रहते हैं। जेल में पता चला 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल बिताने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से छूटते रहते हैं, बेदाग बरी होते रहते हैं। लेकिन उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जांच एजेंसी के उन अधिकारियों के पर कोई कार्रवाई नहीं होती जिनकी लापरवाही, जिनके सुविधा शुल्क के लोभ, जिनके राजनीतिक दबाव के कारण जो मजबूर होकर या जो खुशी खुशी नतमस्तक होकर कानून का उल्लंघन करते हैं और बेकसूरों को इस तरह फंसाते हैं कि वो वर्षों जेल में रहें और जेल अदालत के चक्कर काटते रहें। वो भयानक शोषण के शिकार होते हैं। उनका आर्थिक, दैहिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह का शोषण होता है। एक बार अगर 14-15 साल बाद छूट भी गए तो समाज के लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होता है, समाज में ये फिर से स्थापित करना कि हम बेकसूर थे। सबको यही लगता है कि अरे ठीक से विवेचना नहीं हुई, ठीक से ये नहीं हुआ, पुलिस ने जो है फंसाया था, लेकिन जज साहब ने किसी लालचवश इनको छोड़ दिया। जज साहब पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। ये अब जब विवेचना में आपकी आधारशिला ही नहीं मजबूत है तो कहाँ से होगा? तो और आधारशिला कैसे मजबूत होगी? आप जब बेकसूर आदमी को फंसाएंगे तो आपको बीसों उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जो किसी न किसी स्तर पर कोई भी विद्वान न्यायाधीश होगा तो नहीं, अगर सत्र न्यायालय के स्तर पर पकड़ा गया तो हाई कोर्ट में पकड़ा जाता है, हाई कोर्ट में नहीं पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा जाता है। डीके बसु ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी कानून के रखवालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, लेकिन पुलिस और कम से कम भारत की पुलिस तो इसे नहीं मानती। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट संयुक्त राष्ट्र का है उसमें है कि पुलिस किसी को टार्चर नहीं करेगी, युद्ध या इमरजेंसी का हवाला देकर भी नहीं करेगी, खास तौर पर महिला, बुजुर्ग, बच्चे, शरणार्थी और अल्पसंख्यकों का ख्याल रखेगी। अब आप बताइए कि इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? यूएपीए, मकोका, इस तरह के कानूनों के तहत 12 साल, 14 साल, 16 साल बिताने के बाद अदालत कहती हैं कि इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं पाया गया। तो जो 14 साल, 16 साल, 12 साल बेचारे वो जेल में बंद रहे, जो उनका इतना शोषण हुआ, उसके लिए क्या कभी जो है अदालतों ने उनको जो है इस तरह का मुआवजा दिलाया जिसकी भरपाई हो सके? अब राष्ट्र संघ का कहना है कि सभी पीड़ितों के खिलाफ करुणा और सम्मान की भावना रखी जाए और उनकी सुरक्षा और निष्ठा का ख्याल रखा जाए। किसी भी तरह की हिंसा पीड़ित महिला को स्पेशल केयर दी जाए और उससे इस तरह पूछताछ की जाए कि उसका अपमान न हो। आप बताएं क्या ऐसा होता है? जी नहीं।
राष्ट्रसंघ ने कहा है कि पुलिस फोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होने पर किया जाए, और अगर इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो भी कम से कम इस अधिकार के मुताबिक जहाँ तक हो सके कि पुलिस को अहिंसक होना चाहिए। अगर पुलिस से कोई घायल हो तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए। यहाँ तो अगर पुलिस किसी घायल अपराधी को, जो आपस के गैंगवार में घायल हुआ है, अगर उसको ले करके जाती है अस्पताल भर्ती कराने, तो रास्ते में इतना विलंब करती है कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। ये आम प्रैक्टिस है, और कम से कम प्रयागराज में तो कई मामलों में मैं स्वयं व्यक्तिगत जानता हूं इस बात को। गोलीबारी करना या पुलिस के द्वारा कोई घातक कार्रवाई तभी करना चाहिए जब खुद पुलिस की जान या दूसरों की जिंदगी का खतरा हो। पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है, या किसी साथी की जान की जोखिम हो तो गोली चला सकती है। और अगर पुलिस ने किसी पर गोली चलाई है तो उसके बारे में तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी को, आधार के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। और जब गिरफ्तारी हो तो कानून के नियमों के मुताबिक हो। किसी को भी गिरफ्तारी के वक्त उसकी वजह बताया जाना जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को कौन सी जेल ले जाया गया, किस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया, और उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त पुलिस ऑफिसर को अपनी पहचान बताना जरूरी है। अगर किसी कानूनी वजह से शरणार्थी को हिरासत में लिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, और इसके बारे में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को सूचित किया जाना चाहिए कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों को सूचित करने, कानूनी मदद लेने और ज़रूरत होने पर किसी तरह की मेडिकल सहायता लेने का हक है। अगर किसी आर्थिक तंगी या पैसा न होने की वजह से हिरासत में लिया गया व्यक्ति अपने परिवार को सूचित नहीं कर सकता तो ये पुलिस को करना चाहिए। आरोपी को अपने वकील से मिलने और अपना पक्ष रखे जाने का हक है, और ऐसा करते वक्त वो पुलिस की नज़र में हो सकता है, लेकिन पुलिस को उसकी बातें सुनने का अधिकार नहीं। आप बताएं, क्या इसका पालन होता है? भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ये दिशा निर्देश बाध्यकारी हैं, क्योंकि भारत उस पर दस्तखत करने वालों में शामिल है, लेकिन हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। हिरासत में किसी व्यक्ति के लिए मानवीय व्यवहार होना चाहिए, होता है, 3rd डिग्री टार्चर होती है। पुलिस को टार्चर दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, पुलिस को भड़कावे या बहकावे में नहीं आना चाहिए। पुलिस कस्टडी में किसी महिला के साथ बलात्कार या यौन शोषण करना जुर्म है। अभी पिछले ही दिनों आपने कितनी सुर्खियों को पढ़ा होगा जिनमें है कि थाने में महिला से बलात्कार हो गया, थाने में सहायता मांगने गई किसी लड़की से बलात्कार हो गया, उसका यौन शोषण हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और अगर वो नीचे तबके की हुई तो उसको गंदी गंदी गालियां भी दरोगा जी और सिपाही जी से सुनना पड़ता है। बच्चों को बहुत ज़रूरी होने पर ही हिरासत में लेना चाहिए और तुरंत उनके परिवार को सूचित किया जाना चाहिए। नाबालिग बच्चों को बड़ों से अलग रखा जाना चाहिए और उनको पुलिस या किसी दूसरे हिरासत में लेने वाले कर्मी द्वारा यौन शोषण या शारीरिक मानसिक शोषण से बचाना चाहिए। यहाँ तो जब अनाथाश्रमों की जांच होती है तो पता चलता है कि अगर लड़कियां महिलाएं हैं तो कितनों के साथ बलात्कार हुआ, अगर बच्चे बच्चियां हैं तो कितनों के साथ उनका यौन शोषण हुआ। जब तक जांच नहीं होती तब तक तो बहुत अच्छा है, और जब जांच होती है तो पोल खुल जाती है। आज तक ऐसा जल्दी हुआ नहीं कि जांच हो और जो है बेदाग अनाथाश्रम निकलते हो। तो ये स्थिति है। हम नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लेंगे, हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ तक कहा कि गैर कानूनी ढंग से किसी को मारना, ऐसा ऑर्डर देने या ऐसे काम को छुपाना गलत है। पुलिस सेल्फ डिफेंस के नाम पर किसी को मार नहीं सकती। पुलिस को अगर किसी सीनियर द्वारा किसी के खिलाफ गोली चलाने का आदेश मिले तो उनको इसको नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा किसी भी एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अब इन प्रावधानों का कहीं उल्लंघन होता है तो अपने सीनियर अफसर या सरकारी वकील को पुलिस को बताना चाहिए और कानून के अंतर्गत इन नियमों के उल्लंघन की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर किसी पुलिस अफसर ने ऊपर बताए नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या नियमों का उल्लंघन पुलिस ने अपने अधिकारियों के आदेश पर किया, और अगर ऐसा किया तो अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
अब जस्टिस रमन्ना ने इस पृष्ठभूमि में अगर पुलिस स्टेशनों पर होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल खड़ा किया तो क्या गलत किया? कम से कम देश का चीफ जस्टिस होने के नाते जिन्हें मालूम है कि अधीनस्थ न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मानवाधिकार उल्लंघन, पुलिस हिरासत में मौत, फर्जी एनकाउंटर के कितने मामले आए दिन रोज पहुंचते रहते हैं। और ऊपर से हमारे भारत में आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून है, इसके बाद भी हिरासत में उत्पीड़न और मौत के मामले सामने आते रहते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत कानूनी मदद नहीं मिल पाती थाने में, प्रभाव वाले लोग भी थर्ड डिग्री से बच नहीं पाते। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां कानून का शासन बना रहे। ये नौकरशाही और विधायिका पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसे स्वयं आप समझिए कि देश के चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है कि थाने दरअसल थर्ड डिग्री टार्चर, पैसा वसूली, मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में आज़ादी के 75 सालों में उभर कर सामने आए।